वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में IIT मेन 2024 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। A new triangle is formed by joining the middle points of all sides of the triangle ABC. The same process is repeated infinitely many times. If P is the sum of perimeters and Q is the sum of all the areas of all the triangle formed by this process, then relation between P and Q. यानी आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। जो ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ये ट्रायंगल ABC दिया है। मान लें इसकी जो साइड है, ये साइड मान लेते हैं स्मॉल a है और इसके मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट लेकर के ये आपके मिड पॉइंट हो गए, ये मिड पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। जब ये ट्रायंगल फॉर्म करना है तो ये जो साइड की लेंथ होगी ये हो जाएगी a/2, ये भी हो जाएगी a/2 और ये भी हो जाएगी a/2। फिर सिमिलर यहाँ भी एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। इस टाइप से इन्फाइनेटली आपके पास चलना है। तो थर्ड में जब ये ट्रायंगल की साइड होगी, ये हो जाएगी a/4 और ये by4। तो ये जो डिफरेंट लेंथ ऑफ साइड्स हैं इक्विलेटरल की, उसके अकॉर्डिंग हम उसके एरिया ऑफ पेरीमीटर निकालना है। तो देखें, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है, हम इसको मान लेते हैं ये स्मॉल a है। तो इसका पेरीमीटर, इस पेरीमीटर को हम मान लेते हैं P1, पहले ट्रायंगल की पेरीमीटर P1। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3a और इसका जो एरिया है, एरिया होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसकी साइड a है, इसको मान लेते हैं Q1। ये इक्वल टू हो जाएगा √3/4a²। तो ये पहले ट्रायंगल के लिए हो गया। दूसरा ट्रायंगल देखें, इन सेकेंड ट्रायंगल, इसकी जो लेंथ ऑफ साइड होगी, ये साइड हो जाएगी इक्वल टू हो जाएगी a/2। तो इसका जो पेरीमीटर उसको हम P2 मान लें। तो ये पेरीमीटर हो जाएगा इक्वल टू a/2 प्लस a/2 प्लस a/2, यानी पेरीमीटर हो गया 3a/2। तो यहाँ पे जो P2 है ये हो जाएगा 3a/2 और इसका निकालने एरिया। तो एरिया को हम मान लेते हैं, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल को मान लेते हैं Q2। तो ये हो जाएगा √3/4। अब जो साइड है वो a/2 है, a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये Q2 इक्वल टू √3/16a²। ये बन गया सेकेंड ट्रायंगल के लिए। नाउ सिमिलर फॉर थर्ड ट्रायंगल। नाउ इन थर्ड ट्रायंगल की जो साइड है ये इसकी भी हाफ हो जाएगी, यानी साइड इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4। तो इसका पेरीमीटर को हम P3 मान लें। P3 इक्वल टू ये हो जाएगा a/4 प्लस a/4 प्लस a/4। मीन्स जो पेरीमीटर है थर्ड ट्रायंगल की, ये हो जाएगी 3a/4। और एरिया ऑफ द थर्ड ट्रायंगल देखें तो इसको हम मानते हैं Q3। ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड हो जाएगी अब a/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे Q3 हो जाएगा √3/64 इंटू a²। और सिमिलर वे में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस प्रोसेस इज गोइंग अप टू द इन्फाइनेटली। तो इसका जो सम है, अब यहाँ देखें क्वेश्चन में, इफ P इज द सम ऑफ ऑल द पैरामीटर्स एंड Q इज द सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल, जो इस फॉर्म से निकल रहा है। तो पहले देखें हम, नाउ सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, इसको माना है Q।
तो Q इक्वल टू हम बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू इन्फानाइट टाइम्स। तो पहले ट्रायंगल का एरिया आएगा √3/4a², दूसरे ट्रायंगल का एरिया आया है √3/16a², थर्ड ट्रायंगल का एरिया है √3/64a³ अप टू इन्फानाइट। अब यहाँ देखें, यदि यहाँ से हम √3/4a² कॉमन लें तो ये एक सीरीज बन जा रही है, हो जाएगी 1 + 1/4 + 1/4² अप टू इन्फानाइट। और ये एक जीपी है, तो यहाँ पे लगा दें सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स। जीपी क्या होता है? सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स होता है ये a/1 - r, जहाँ पे a इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है और r जो है वो कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे आ गया √3/4a², ये हो जाएगा a/1 - r। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3/4 इंटू a², और ये हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 3/4 को लिख देते हैं यहाँ पे 4/3। तो सॉल्व पे करेंगे यहाँ पे तो Q इक्वल टू आएगा ये 3 यानी 4 कैंसिल हो गए, तो a²/√3, ये Q मिल गया। बिल्कुल सिमिलर P निकाल लें। P क्या है? P दिया है सम P1 + P2 + P3, सबका सम को P बोला है, तो सम ऑफ पेरीमीटर्स, सम ऑफ पेरीमीटर P इक्वल टू ये हो जाएगा P1 + P2 + P3 अप टू इन्फानाइट। तो P हो जाएगा यहाँ पे पहले का 3a है, दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर 3a/2, थर्ड ट्रायंगल का हो जाएगा दिया हुआ है 3a/4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से भी हम 3a कॉमन ले लें तो ये फिर देखें यहाँ पे ये हो गया 1 + 1/2 + 1/4 ले सकते हैं 1/2² अप टू इन्फिनिटी। ये भी इन्फानाइट सीरीज बनी जीपी की, तो इसका भी फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा 3a a/1 - r, r है 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा। तो P इक्वल टू आ गया यहाँ पे 6a हो गया। अब हमें P और Q में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ देखें तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं A इक्वल टू हो जाएगा ये A इक्वल टू P/6, और Q कितना आ रहा है? Q की वैल्यू मिली है इक्वल टू 1/√3 इंटू a²। यही वैल्यू है, देखें यहाँ पे a²/√3। यहाँ पे a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P पुट करें तो Q इक्वल टू 1/√3 P/6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ये Q इक्वल टू 1/36√3 P², और ये हो जाएगा P² इक्वल टू 36√3 Q। तो देखें ये रिलेशन मिल रहा है भाई, P² इक्वल टू 36√3 Q, जो कि आपके पास ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा P² इक्वल 36√3 Q यानी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेट R विद रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय x r y इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 5y। Let m be the number of element in R, that is m, or n be the minimum number of element from A cross A that are required to be added to R to make it symmetrical relation. Then m plus n हमें निकालना है। तो देखें यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है A इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो हमें A क्रॉस A का ऑर्डर पेयर लेकर के हमें इस टाइप से एक सेट बनाना है, R रिलेशन R निकालना है जो ये 4x लेस देन इक्वल टू 5y सेटिस्फाई करे। तो देखें यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R इक्वल टू क्या क्या पेयर्स बनेंगे इसमें ऑर्डर पेयर। देखें यदि हम यहाँ पे पहले 1 1 पुट करते हैं,
क्योंकि ए क्रॉस ए में क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो इसमें से देखें कौन कौन से ये सेटिस्फाई करेगा ये, तो देखें इसको 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 4 लेस देन 5 होगा, 1 1 कर रहा है। अब देखें क्या 1 2 करेगा, क्या बिल्कुल करेगा ये भी, तो यहाँ पे 1 2 भी आएगा, फिर 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा और 1 5 भी आएगा। फिर देखें 2 के लिए, तो 2 1 तो आएगा नहीं यहाँ पे, 2 2 पॉसिबल है, हाँ 2 2 आएगा यहाँ पे, 2 2। फिर देखें 2 3, 2 3 मतलब 8 और 15 बिल्कुल छोटा है। फिर 2 4 2 5। अब देखें 3 1, 3 1 तो पॉसिबल नहीं है, 3 2, 3 2 भी पॉसिबल नहीं है। देखें 3 3, हाँ 3 3 आएगा, 3 3 3 4 और 3 5। अब देखें 4 4 4, देखें आप 4 1 तो होगा नहीं, 4 2 भी नहीं होगा, 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 होगा, तो यहाँ पे 4 4 हो गया। फिर 4 5 हो गया, फिर 5 4 तो होगा नहीं, 5 4 भी होगा, हाँ 5 4 भी होगा, तो दोनों 20 20 हो जाएंगे, 5 4 और 5 और 5। तो देखें सभी एलिमेंट जो होंगे ये आपके आर्क एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे दिया हुआ है m जो है m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन R। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होगा इसको काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन R दिया है m, तो m इक्वल टू यहाँ पे हो गए 16। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो n निकालना है, n क्या बोला है, n बोल रहा है n be the minimum number of elements from A cross A that are required to add it to R to make it symmetric relation। यानी इस R में हम क्या ऐड कर दें ताकि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाए। अब हमें मालूम सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में यदि x R से रिलेटेड है तो y भी हमें R से रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखें हम R में क्या क्या एलिमेंट हम ऐड करें ताकि ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाए। यहाँ पे तो देखें यहाँ पे 1 1 है, अब ये 1 2 में 2 1 होना चाहिए, तो यहाँ देखें 2 1 तो नहीं है, यानी हमें इसमें 2 1 ऐड करना पड़ेगा। फिर देखें 1 3 का 3 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें 3 1 भी करना पड़ेगा। ये 1 4 का यहाँ पे 4 1 भी ऐड करना पड़ेगा और 1 5 का 5 1 भी करना पड़ेगा। फिर देखें 2 2 तो ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, 2 3 में 3 2 का ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 2, 2 4 में 4 2 करना पड़ेगा ऐड, 4 2, 2 5 में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 5 2। फिर देखा 3 3 तो सिमेट्रिक है, 3 4, 3 4 को हम ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 4 और 3। फिर ये 3 5, 3 5 का हमको 5 3 भी ऐड करना पड़ेगा। अब 4 4 तो ऑलरेडी सिमेट्रिक है, 4 5 का 5 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो ये देखें 5 4 का 4 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और 5 5 भी आपके पास सिमेट्रिक है, यानी ये एलिमेंट हम इस R में ऐड करेंगे तो ये जो R रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो नाउ टू मेक रिलेशन R a symmetric relation, so we have to add कितने, इसी को n बोला है, और n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। टोटल 9 एलिमेंट यदि हम
इस आर में यदि ऐड कर देंगे तो ये सिमेट्री रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो m+n पूछा है ये 16 और 9 यानी ये कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो सेकंड का आंसर कितना होगा, ये सेकंड का आंसर 25 यानी थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 3 letters कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ 5 different addresses, then the probability that the 3 letters are posted at exactly 2 address is 12/25, 18/25, 4/25 and 6/25। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आपको मालूम है कि हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट 3 letters आर पोस्टेड टू एग्जैक्टली 2 एड्रेस। तो मान लें प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे पहले हम देखें इवेंट क्या बोल रहा है। इवेंट बोल रहा है कि 3 letters कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ द 5 different एड्रेसेस। हम मान लें कि आपके पास जो 5 एड्रेसेस हैं वो मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5। ये 5 आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेसेस हो गए। और लेटर कितने लेटर्स हैं आपके पास, 3 letters हैं। 3 letters कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ द 5 different letters। तो आपके पास जो लेटर हैं वो हैं L1, L2 एंड L3, ये लेटर्स हो गए। अब यहाँ देखें, पहले हम देखें सैंपल स्पेस कैसे निकालें इसका। तो सैंपल स्पेस के लिए NS इक्वल टू ये जो L1 है ये 5 एड्रेसेस में कोई भी हम यहाँ पे किसी भी A1 में, A2 में, A3 में, A4 में, A5 किसी में पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी L1 को पोस्ट करने के लिए टोटल कितने चॉइस हो गए आपके पास, 5 चॉइसेस हो गए। बिल्कुल सिमिलर L2 को भी हम किसी भी 5 एड्रेस में से किसी एक में भी एक में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके पास भी 5 चॉइसेस हैं। और सिमिलर L3 जो थर्ड लेटर है इसको भी हम किसी एक एड्रेस में पोस्ट कर सकते हैं, मतलब इसके पास भी 5 चॉइसेस हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो गए 5 × 5 × 5, यानी टोटल हो गया ये 5⁻3। यानी इसका जो सैंपल स्पेस होगा ये 5⁻3 मतलब ये हो गया 125। तो टोटल जो सैंपल स्पेस हैं वो 125 होंगे। अब देखें फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इसके। फेवरेबल आउटकम्स यानी NE हमें निकालना है। तो अब NE के लिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 5 letters कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ द 5 different एड्रेसेस। यानी हम पहले क्या करें, 2 एड्रेस सेलेक्ट कर लें। तो पहले क्या करें, यहाँ पे सेलेक्ट 2 एड्रेसेस आउट ऑफ 5। यानी हमें 2 एड्रेस सेलेक्ट कर लें 5 में से। तो इसका जो वे होगा ये हो जाएगा 5C2। यानी आपको 2 एड्रेस सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 में से। इन 2 एड्रेसेस वी हैव टू पोस्ट 3 letters। यानी जो 2 एड्रेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमको क्या करना है, 3 letters को पोस्ट करना है। तो इसको हम टोटल वे हम कर सकते हैं 2⁻3 वे से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 2⁻3 वे से हम इसमें पोस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली 2 एड्रेस में इसको हम पोस्ट एग्जैक्टली 2 एड्रेस में इसको पोस्ट करना है। देखें क्वेश्चन में एक बार फिर से यहाँ पे बोल रहा है लेटर पोस्टेड टू एग्जैक्टली 2 एड्रेसेस। तो पहले हमने क्या किया कि 2 एड्रेसेस को 5 से सिलेक्ट किया, तो 2⁻3 वे से हम उसको पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखें कि आपके पास जो टोटल एड्रेस है वो कितने हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है।
और लेटर्स जो है वो L1, L2 और L3 3 लेटर्स हैं, और हमने मान लो चूज़ किया हुआ है L1 L2 को। तो ये जो 2 लेटर्स हैं, अब ये हमारे पास भी हो सकता है कि दोनों लेटर्स हो सकता है A1 में चला जाए, या हो सकते हैं दोनों लेटर्स A2 में चले जाएं। तो भाई यदि दोनों लेटर्स A1 में चले जाएंगे या फिर A2 में चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 letters to be posted exactly to address if 3 letters can be posted to any one of the 5 एक ही हमें लेटर भेज, लेकिन यहाँ हो सकता है ये दोनों लेटर्स A1 या A2 में चले जाएं। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, -1 और -1। तो ये हो जाएगा आपका 5C2 इंटू 2⁻³ - 2, और ये हो जाएगा 5C2 हो गया 10, और ये हो गया 8 - 2, यानी हो गया 10 × 6, यानी हो गया 60। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये होगी NE/NS। तो ये NE आ गया, NE कितना आ गया, ये 60 हो गया, और जो NS है वो 125 है। तो ये जाएगा 60/125। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12/25। तो इसका जो आंसर है ये 12/25 होगा, ये ए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 2 + α(x - βy + 2) अपॉन βx - 2 α(y - β गामा - 4α दिस वन रिप्रेजेंट ए सर्कल। तो इसको पहले हम अरेंज कर लें। तो पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा βx dy - 2α। यहाँ पे थोड़ा अरेंज करके हम यहाँ पे बीटा कॉमन ले सकते हैं, मतलब इसको ले सकते हैं -2α + बीटा × y। तो ये जाएगा 2α + बीटा × y dy प्लस ये बचेगा 4α dy इक्वल टू 2 + α(x dx माइनस βy dx प्लस 2 dx। अब इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखें βx dy है और यहाँ पे βy dx है। तो यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लें बीटा दोनों से। तो यदि यहाँ से हम बीटा कॉमन लें तो ये हो जाएगा x dy, और यहाँ से हो जाएगा प्लस y dx, बिल्कुल सिमिलर, माइनस, अब ये तो एज इट इज़ y dy दिया हुआ है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, -2α + बीटा y dy प्लस 4α dy इक्वल टू ये होगा 2 + α(x dx और प्लस 2 dx। अब यहाँ देखें भाई, अब ये जो आपके पास दिया हुआ है x dy + y dx, ये एक्चुअली क्या होगा, बीटा ऑफ, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, माइनस ये होगा 2α + बीटा y dy प्लस 4α dy इक्वल टू 2 + α(x dx प्लस 2 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल फॉर्म में कर दें इसको। तो यहाँ बीटा कांस्टेंट, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ भी हम इंटीग्रेशन लगा दें, यहाँ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन हो गया और ये भी इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ देखो क्या बन गया, ये तो ये हो गया बीटा और ये बन गया एक्स वाई, डेरिवेटिव है तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2α + बीटा और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² / 2 प्लस 4α और ये हो गया dy का y इक्वल टू 2 + α और x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 प्लस
2x। अब यदि हम इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पे ये बन जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, तो ये तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 डैट ये होगा 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म देखें तो इसको यहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर दें तो ये जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 अल्फ़ा वाई एंड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये देखें आपके पास इक्वेशन मिला। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन बना ये सर्किल होगा, रिप्रेजेंट सर्किल। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि यदि कोई एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दिस वन रिप्रेजेंट ए सर्किल। एक्चुअली ये जो है वो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाता है, और ये भी आपके पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, ये भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्किल ओनली व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आर इक्वल। यानी यहाँ पे पहले a इक्वल टू बी होगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई h इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब ये कंडीशन होगी तभी ये सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। तो यहाँ भी आप देखें कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन नंबर 1 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। तो पहले हम क्या करें यहाँ पे, सो 1 बिकम सर्किल only if coefficient of x square equal to coefficient of y square। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। पहला तो ये हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट जो एक्स वाई है वो यहाँ पे क्या दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, ये दिया है बीटा, यानी यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बीटा इक्वल 0 मिला। यहाँ भी हम बीटा इक्वल 0 पुट कर दें। यदि यहाँ भी हम बीटा इक्वल 0 पुट करें तो देखें यहाँ 2 और 2 दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो देखें बीटा 0 मिल गया और अल्फ़ा इक्वल 2 मिल गया। अब बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में ये एक्सप्रेशन पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा, नाउ इक्वेशन 1 ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगा। और देखें ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल बना, ये सर्किल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन पासिंग टू दी ओरिजिन, ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रहा है। ये देखें ये 0 सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। जब ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमें इसका क्या निकालना है, इसके सेंटर, इसका रेडियस निकालना। तो उसका रेडियस निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से। वो क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल को, जो जनरल इक्वेशन होता है। तो इसके जो सेंटर होते हैं, ये सेंटर हो जाएंगे -g और -f, और इसका जो रेडियस है
रेडियस हो जाएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए देखें, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दोनों के कॉफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2g कितना आ जाएगा, ये 2g इक्वल टू आएगा 1 और 2f इक्वल टू आएगा -4 और c इक्वल 0। तो यहाँ पे g इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 और f मिल जाएगा -2 और c 0। तो ये हमें g, f और c मिल गए। तो इसका हम रेडियस निकाल लेंगे। जैसे रेडियस आपको मालूम है ये होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब हो गया ये 1/4 प्लस 4 माइनस 0, यानी हो जाएगा रूट ऑफ 17/4, यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ 17/2। ये सर्कल का रेडियस हो जाएगा। देखें आंसर क्या दिया है, रूट 17/2 तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distances from the point 2, 1 and 1, 3 are in the ratio of 5 and 4 is ax square plus by square plus cxy plus dx plus ey plus 170 equal 0, then the value of a square plus 2b plus 3c plus 4d plus e is equal to। हमें इसका लोकस निकालना है और लोकस निकाल के इस इक्वेशंस कंपेयर करके कोफिशिएंट ए बी सी डी ई निकाल के एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी। तो देखें यहाँ पे एक मान लें पॉइंट पी है और यहाँ पे ये जो रेशो दिया हुआ है, ये पॉइंट ए यहाँ पे दिया हुआ है 2, 1 और दूसरा पॉइंट बी मान लें ये पॉइंट 1 और 3, और जिसका लोकस निकालना है पॉइंट पी, इसको मान लेते हैं हम एक्स वाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकस ऑफ द पॉइंट पी विच डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट पी 2, 1 ए एंड 1, 3 आर इन रेशियो 5 and 4, यानी डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये पी ए अपॉन पी बी, ये इक्वल टू दिया हुआ है 5/4। तो पी ए का डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो होगा रूट ऑफ एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर अपॉन पी बी का डिस्टेंस हो जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर, ये इक्वल दिया हुआ है 5/4। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25/16। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दें यहाँ पे। तो ये होगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 25। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। तो ये 16x स्क्वायर को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 14x माइनस 118y प्लस 170 इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब देखें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस 170 इक्वल 0। तो इसको कंपेयर कर लें हम। गिवन कंडीशन क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल प्लस 170 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 9 मिल जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर b इक्वल टू 9, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहाँ पे है नहीं तो c इक्वल टू 0, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स d इक्वल टू 14 और कॉफिशिएंट ऑफ वाई e इक्वल टू -118। अब यहाँ जो एक्सप्रेशन निकालना, वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ये है ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस ई। तो यहाँ वैल्यू रिप्रेजेंट, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें। 9 स्क्वायर ये हो जाएगा 81 प्लस 2 इंटू बी मतलब हो जाएगा 18 प्लस ये तो हो जाएगा 0, 14 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 56 माइनस 118। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 155 माइनस 118, तो ये आ जाएगा 37। तो इसका जो वैल्यू है इसकी एक्सप्रेशन, इस वैल्यू की वैल्यू होगी 37। देखें फिफ्थ का आंसर क्या दिया है, 37। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 n माइनस 2 अप टू n माइनस 1 स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू। इसकी लिमिट दिया हुआ है n टेंस इन्फिनिटी। तो बेटर है कि इसको पहले हम सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो देखें सिग्मा फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 1 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे -1 स्क्वायर है। इसका मतलब आपके पास जो सिग्मा है, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n-1 तक जाएगा, और जो वेरी कर रहा है उसमें हम r लिख दें। तो वेरी कर रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n-1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n-1 है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r। और दूसरा ब्रैकेट देखें यहाँ पे, ये n तो यहाँ फिक्स है, n है, यहाँ भी n है, तो ये हो जाएगा n माइनस यहाँ पे 1, फिर ये 2, तो ये हो जाएगा n माइनस r अपॉन यहाँ पे अभी तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का मतलब हो गया ये तो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब माइनस सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब हमें इसकी लिमिट निकालना है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए। यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 टू n-1, ये हो जाएगा nr स्क्वायर माइनस nr माइनस r क्यूब और प्लस r स्क्वायर अपॉन, अब देखिए इसकी वैल्यू हमको मालूम है, सिग्मा ऑफ r क्यूब का यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा n होता है n+1/2, सिग्मा n स्क्वायर होता है n+1 2n+1/6 और सिग्मा n क्यूब होता है n+1/2 का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा n+1/2 का स्क्वायर माइनस n+1 2n+1/6। इसको और सिम्प्लीफाई यदि हम कर दें यहाँ पे, तो ये इसको सिम्प्लीफाई करके हम ले सकते हैं लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, इसको हम सिम्प्लीफाई करें तो सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 टू n-1, ये हो जाएगा माइनस r क्यूब और फिर आएगा आइटम, तो यहाँ पे देखें n r स्क्वायर है और ये
आर स्क्वायर है, तो यहाँ से यदि हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा प्लस एन प्लस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस एन आर, इन सब का सिग्मा अपॉन यहाँ से हम एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लें। एन प्लस वन बाई टू यदि हम यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन प्लस वन बाई टू माइनस ये हो जाएगा 2n प्लस वन बाय 3। अब यहाँ पे सब में सिग्मा लगा दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ r इक्वल 1 से n माइनस वन आर क्यूब, मतलब ये हो जाएगा माइनस n। अब देखें यहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन बाई टू। अब लिखे थी यहाँ पे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यदि 1 कम हो गए, यानी r इक्वल टू 1 से n माइनस वन हो गया ये, तो यहाँ पे हो जाएगा n रिप्लेस हो जाएगा n माइनस वन से, तो हो जाएगा n माइनस वन इंटू n बाई टू। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे r इक्वल टू 1 से n माइनस वन तक दिया है, तो r क्यूब क्या हो जाएगा, जहाँ पे सिग्मा ऑफ r क्यूब जो होता है n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, इस n के प्लेस में n माइनस वन हो जाएगा, तो ये जाएगा n इंटू n माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे n प्लस वन कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, फिर आएगा सिग्मा r स्क्वायर, तो यहाँ भी n को रिप्लेस कर दें n माइनस वन से, तो ये होगा n माइनस वन 2n माइनस वन बाय 6, ये पार्ट हो गया, माइनस n यहाँ पे कांस्टेंट और r हो जाएगा n माइनस वन बाई टू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये, अब यहाँ पे n प्लस वन बाई टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n प्लस वन माइनस 2n प्लस वन, और ये अब सामने क्या दिया है, सिग्मा लिमिट n टेंड्स टू इन। अब देखें न्यूमरेटर से भी हम n माइनस वन बाई टू तीनों स्टेप में है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लें, यदि यहाँ से हम n माइनस वन बाई टू कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये माइनस n माइनस वन बाई टू प्लस यहाँ हो जाएगा n प्लस वन 2n माइनस वन बाय 3, और ये माइनस n अपॉन ये यहाँ पे हो जाएगा n प्लस वन बाई टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n माइनस टू अपॉन यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ देखें ये n और n तो कैंसिल हो गया और 2 और 2 भी कैंसिल हो गए, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास बचा n माइनस वन, और यहाँ पे भी हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया, ये इसका एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस ट्वाइस ऑफ, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस वन और माइनस 6n अपॉन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये n प्लस वन, ये जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस टू बाय 6, तो यहाँ से 6 और 6 भी कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया, ये हो जाएगा n माइनस वन, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, और 3n प्लस 2n माइनस यानी 5n माइनस 6n हो जाएगा माइनस n, और ये माइनस 2 अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2,
अब देखें यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो विल टेक हाईएस्ट पावर आउटसाइड, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1/n माइनस 2/n स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी हमने n कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/n, n स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/n माइनस 2/n स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे तो ये n स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, n भी कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल हो जाता है 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 0, यानी टोटल इक्वल टू होगा ये 1/3। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 1/3। देखें यहाँ पे, तो इसका आंसर 6 का आंसर आएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 7th, लेट 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n इफ n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 रेज टू n कॉम्बिनेशन r रेज टू n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 इक्वल टू 55 रेज टू 35 रेज टू 21, देन 2n प्लस 5r इक्वल टू, यानी यहाँ से हमको एक कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ से हमें n और r निकालना है। तो देखें यहाँ पे, तो n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 रेज टू n कॉम्बिनेशन r रेज टू n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1, तो इसको हम ले सकते हैं n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 डिवाइडिंग बाय n कॉम्बिनेशन r, ये इक्वल टू हो जाएगा 55/35। और बिल्कुल सिमिलर यदि हम यहाँ लिखें n कॉम्बिनेशन r अपॉन n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 35/21। अब एक तो इसमें हम डायरेक्टली n कॉम्बिनेशन r, आपको मालूम है क्या होता है ये, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यदि हम स्पेंड करके इसको सॉल्व करें तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए बेटर है कि हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें देखें यहाँ पे n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 और n सी आर, यानी दोनों n प्लस 1 और n दोनों कंजुगेटिव हैं, यहाँ पे r प्लस 1 और r कंजुगेटिव है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे n और n माइनस 1 कंजुगेटिव है, r और r माइनस 1 कंजुगेटिव है। तो यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू n कॉम्बिनेशन r। और बिल्कुल सिमिलर यदि हम यहाँ पे देखें इसको तो यहाँ हम लगा सकते हैं n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n बाई r n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। तो ये रिलेशन अप्लाई यदि हम कर दें यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ये यहाँ पे हो जाएगा ये n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 n कॉम्बिनेशन r अपॉन n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू 55/35, और यहाँ n सी आर इक्वल टू पुट करें n बाई r n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 इक्वल टू 35/21। देखें यहाँ पे अब, तो ये n कॉम्बिनेशन r कैंसिल होगा, यहाँ पे n माइनस 1 c r माइनस 1 और n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो गया 7, और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7n प्लस 7 इक्वल टू 11r प्लस 11।
तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7n माइनस 11r इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो गया n/r इक्वल टू 5/3, तो ये बन गया 3n इक्वल टू 5r और 3n माइनस 5r इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम n और r निकाल लें, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे 1 और 2 सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे मिल जाएगा n इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 6। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 2n प्लस 5r। तो 2n प्लस 5r ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 6, तो 20 प्लस 30, यानी टोटल जिसका आंसर है ये आंसर आएगा 50। 2n प्लस 5r का वैल्यू आएगी 50। देखें ऑप्शन में ये 50 दिया हुआ है, तो 7 का आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉफ्टवेयर कंपनी सेटअप m computers of computer system to finish an assignment in 17 days. A 4-computer system crashed on the start of the second day. 4 more computer system crashed on the start of the third day, and so on. Then it took 8 more days to finish the assignment. Then the value of m is, यानी आपके पास टोटल m कंप्यूटर दिए गए हैं, m नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू फिनिश द असाइनमेंट ऑफ 17 डेज। लेकिन सेकेंड डे, फर्स्ट डे m कंप्यूटर हैं, सेकेंड डे 4 कंप्यूटर क्रैश हो गए। मतलब आपके पास अब सेकेंड डे में कितने बचे? m-4 कंप्यूटर बचे। बिल्कुल सिमिलर थर्ड डे 4 मोर कंप्यूटर फिर से क्रैश हो गए, तो थर्ड डे हो जाएगा आपके पास m-8 कंप्यूटर्स। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट डे वी हैव m computers। अब ये हमारे पास टोटल m कंप्यूटर्स हैं। देन तो वर्क कितना हो जाएगा? देन वर्क हो जाएगा इसका इक्वल टू 1/17, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 17 डेज में असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो इसके द्वारा जो वर्क होगा वो हो जाएगा 1/17। अब देखें सेकेंड डे में क्या हुआ है। सेकेंड डे वी हैव m-4 कंप्यूटर्स, क्योंकि सेकेंड डे में 4 कंप्यूटर्स क्रैश हो जा रहे हैं। देन वर्क हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू m-4/17m। फर्स्ट डे वी हैव m कंप्यूटर, तो उसको हम कर सकते हैं यहाँ पे m/17m भी ले सकते हैं। सेकेंड डे m-4 कंप्यूटर्स, देन वर्क m-4/17m। सिमिलर थर्ड डे, अब थर्ड डे जो है फिर 4 कंप्यूटर्स यहाँ पे क्रैश हो गए, तो टोटल वी हैव m-8 कंप्यूटर्स, m-8 कंप्यूटर्स। देन वर्क कितना हो जाएगा? ये टोटल m-8 जो वर्क करेगा ये हो जाएगा m-8/17m। एंड बोल रहा है देन इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द असाइनमेंट, देन द वैल्यू ऑफ m इज, यानी ये आपके पास लगातार चलता जा रहा है अप टू 17 डेज तक। तो यहाँ पे देखें तो सिमिलरली यहाँ पे टोटल जो वर्क है वो 1 है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि m/17m प्लस ये हो गया m-4/17m प्लस m-8/17m अप टू। अब यहाँ देखें टोटल आपके पास यहाँ पे, तो टोटल जो असाइनमेंट कंप्लीट करने में टाइम लगा वो कितने दिन लगे? टोटल देखें शुरू में असाइनमेंट जो फिनिश करना था वो करना था 17 डेज़ में,
फिर ये कंप्यूटर क्रैश होते गए 444 कंप्यूटर्स, और उसको 8 दिन और एक्स्ट्रा लगाए। टोटल डेज होगा वो होगा 25 में जो फर्स्ट डे होगा ये m/17m हुआ, सेकेंड डे का वर्क हुआ m-4/17m, थर्ड डे का वर्क हो गया m-8/17m। तो बिल्कुल सिमिलर। अब यहाँ पे हमको 24 डे जाना है, 25 डे जाना है, तो ये हो जाएगा प्लस m माइनस ये 4 इंटू 1 है, ये 4 इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24/70m इक्वल टू टोटल वर्क इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17m, तो ये हो जाएगा m प्लस m-4 प्लस m-8 अप टू ये होगा m-96, और ये 1 है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 17m हो गया। अब यहाँ देखें टोटल, अब ये 25 डेज हैं, तो ये जो m है m टोटल 25 टाइम्स, तो ये तो हो जाएगा 25m, और प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये होगा 4 प्लस 8 प्लस 12 अप टू 96, ये इक्वल टू हो जाएगा 17m। अब ये तो AP बन गया, तो इसको सॉल्व कर लें, ये होगा 25m। चाहे तो और सिंप्लीफाई करने के लिए 4 यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 24 इक्वल टू 17m। अब देखें यहाँ पे, तो ये 25m माइनस 17m करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25m माइनस 17m इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, और सम ऑफ n टर्म्स होता है n प्लस 1/2, और यहाँ पे हम n इक्वल पुट कर दें 24, तो ये आ गया टोटल 8m इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया, 2 बचा यहाँ पे 2, ये हो गया 24 इंटू 25, यानी हो गया 50 इंटू 24, मतलब ये आ गया 1200 इक्वल टू 8m। तो m टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 1200/8, यानी ये हो गया 150। टोटल जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि m इज नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू फिनिश द असाइनमेंट, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे 150, यानी 8 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Z1 and Z2 are two distinct complex numbers such that Z1 minus 2Z2 upon 1/2 Z1 Z2 bar equal to, then either Z1 lies on the circle of radius 1 and Z2 lies on the circle of radius 1/2. Either Z1 lies on the circle of radius 1/2 and Z2 lies on the circle of radius 1. Z1 lies on the circle of radius 1/2 and Z2 lies on the circle of radius 1, and both Z1 Z2 lies on the same circle. तो देखिए पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा ये होता है Z माइनस Z0 इक्वल टू R²। यहाँ पे Z0 इक्वल टू ये हो गया आपका, ये हो गया सेंटर, और R जो है ये है रेडियस। तो हमें पहले इस सर्किल को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ Z² इक्वल टू Z और Z बार, इसको हम इसमें ब्रेक कर दें। तो देखें पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2², और फिर ये ब्रेक हो जाएगा Z और Z बार में, तो पूरा पार्ट Z है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 1/2 माइनस Z1 Z2 बार, एक पार्ट ये आ गया, और Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 1/2 माइनस Z1 Z2 बार पूरे का होल बार इक्वल टू ये हो जाएगा 4।
अब यहाँ देखें, आपको मालूम है कि Z1 अपॉन Z2 होल बार इक्वल टू ये सेपरेटली कॉन्जुगेट में डिवाइड हो जाता है, Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो यहाँ भी सेपरेट में हो जाएंगे, सेपरेटली बार में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी बार हो जाएगा, यहाँ भी बार हो गया, यहाँ भी बार हुआ और यहाँ भी बार हो गया। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 1/2 माइनस Z1 Z2 बार, और यहाँ पे हो जाएगा ये Z1 बार माइनस 2 तो यहाँ पे रियल पार्ट है तो ये हो जाएगा 2 और ये जाएगा 2Z2 बार अपॉन ये 1/2 रहेगा माइनस ये होगा Z1 बार, और ये भी मालूम है कि Z बार का होल बार इक्वल टू वापस Z हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये Z2, ये इक्वल टू 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा Z1 बार माइनस 2 Z2 Z1 बार माइनस 2 Z1 Z2 बार प्लस 2 to 4 Z2 एंड Z2 बार अपॉन, बिल्कुल सिमिलर डिनोमिनेटर भी ओपन कर दें तो ये जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 माइनस 1/2 Z1 बार Z2 माइनस 1/2 Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार और Z2 बार, ये इक्वल टू 4 होगा। अब देखें यहाँ पे, अभी जो Z1 बार है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि Z² होता है Z और Z1, तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे Z1 बार जो है ये बन जाएगा मॉड ऑफ Z1² और Z2 बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z2²। तो देखें यहाँ पे ये बन जाएगा Z1², ये बन जाएगा Z2², तो यहाँ पे इसको अरेंज कर दें तो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1² माइनस 2 Z2 और Z1 बार माइनस 2 Z2 बार प्लस 4 मॉड ऑफ Z2² इक्वल टू, ये 4 टाइम्स करेंगे तो 1/4 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 4 इंटू 1/2 हो जाएगा 2 Z1 बार Z2 माइनस 2 Z2 बार और प्लस हो जाएगा ये 4 मॉड ऑफ Z1² और मॉड ऑफ Z2²। तो यहाँ देखेंगे ये तो कैंसिल आउट होगा ये पार्ट दोनों। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये इसको अरेंज करेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ Z1² प्लस 4 मॉड ऑफ Z2² माइनस 1 माइनस 4 Z1² इंटू मॉड ऑफ Z2² इक्वल टू 0। अब यदि हम इसको अरेंज करें यहाँ पे तो Z1² और 1 को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा Z1² माइनस 1 प्लस 4 मॉड ऑफ Z2² माइनस 4 मॉड ऑफ Z1² मॉड ऑफ Z2² इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये, तो यदि यहाँ पे हम इसको एक ब्रैकेट में रख दें मॉड ऑफ Z1² माइनस 1 और प्लस यहाँ से हम 4 मॉड ऑफ Z2² कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ Z1² इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करें तो देखें यहाँ Z1² माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस Z1² है, तो यदि यहाँ पे हम Z1² माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 मॉड ऑफ Z2² इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ
कि z1 स्क्वायर इधर ये 0 हो गया, मतलब z1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4z2 स्क्वायर इक्वल टू 1 या -1 इक्वल टू 0। और इसको अरेंज करें तो ये बना मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरा इसका बन गया ये मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। और हमने अभी पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल का लोकस देख रहे हैं तो ये होता है z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर होता, सॉरी यहाँ का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे जेड नॉट उसका सेंटर है और आर उसका रेडियस है। तो यदि यहाँ पे अरेंज करें तो ये हो जाएगा z1 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। इट मीन्स कि एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस इक्वल टू 1 है। मतलब z1 एक सर्कल में लाई करेगा। कौन से सर्कल में लाई करेगा? ये लाई करेगा मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1 में। अब इसमें सेटिस्फाई करेगा z1, यानी z1 यहाँ पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम ले सकते हैं z2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर भी 0 0 है और इसका जो रेडियस है ये इक्वल टू 1/2 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो z2 है ये लाई करेगा मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1/4 में, यहाँ पे लाई करेगा ये। तो अब इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या है? तो इसके ऑप्शन देख रहे हैं आइदर z1 लाइस ऑन दी सर्कल रेडियस 1 एंड z2 लाइस ऑन दी सर्कल रेडियस 1/2। तो ये ऑप्शन लग रहा है। तो 9th का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/x पावर 2x व्हेन x greater than 0 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल 1/e देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/x 2x, पहले हम चेक करें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसको मान लेते हैं y इक्वल टू 1/x पावर 2/x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया, दोनों तरफ लॉग ले लें। तो लॉग y इक्वल टू 2x लॉग 1/x, और इसको ले सकते हैं लॉग y इक्वल टू -2x log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू -2, यहाँ लगेगा पोटेट रूल, x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x और x का 1 हो गया। तो ये आ गया यहाँ पे dy/dx इक्वल टू -2y 1 प्लस log x। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें तो ये बना dy/dx इक्वल टू -2 1/x पावर 2x और 1 प्लस log x। अब देखें यहाँ पे अब x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो 1/x पावर 2/x ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये -2 है, 2 भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये 1 प्लस log x हम देखते हैं, यदि 1 प्लस log x पॉजिटिव हुआ तो dy/dx नेगेटिव हो जाएगा, यदि 1 प्लस log x नेगेटिव हुआ तो dy/dx पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको मालूम है यदि dy/dx ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि y इज़ डिक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, y इज इंक्रीजिंग। और dy/dx यदि लेस देन 0 हो गया तो देन वी कैन से y इज डिक्रीजिंग। तो ये डिपेंड करेगा 1 प्लस log x में। तो देखें पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम dy/dx को 0 कर दें। जब dy/dx 0 होगा तो 1/x 2x 0 हो नहीं पाएगा, यानी यहाँ पे से मिलेगा आपको 1 प्लस log x इक्वल टू 0।
तो log x इक्वल टू होगा -1 और यहाँ पे x इक्वल टू ई की पावर -1, तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 1/e, यानी आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिल रहा है 1/e मिल रहा है। अब हम चेक करें कि यदि इफ़ 1 प्लस log x यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए, यदि 1 प्लस log x ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये जो dy/dx है, तो यहाँ पे क्या होगा कि dy/dx ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो गया, 1/x की पावर 2x ही पॉजिटिव होगा, ये माइनस साइन इसको नेगेटिव कर देगा, मतलब तो ये हो जाएगा यहाँ पे log x इज़ ग्रेटर देन -1, यानी ये हो जाएगा x ग्रेटर देन e पावर -1, तो x ग्रेटर देन 1/e, यानी x की वैल्यू यदि 1/e से ग्रेटर होगा तो dy/dx लेस देन 0 होगा। तो व्हेन x इक्वल 1/e देन फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यदि यहाँ पे ले लें कि इफ़ 1 प्लस log x यदि लेस देन 0 हो जाए, जब ये लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे जो dy/dx है ये ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस log x भी नेगेटिव और 1 प्लस log x भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब dy/dx आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे x लेस देन 1/e, तो यहाँ पे dy/dx ग्रेटर देन 0, यानी जब x, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये fx इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे यदि हम इंटरवल देखें तो fx डिक्रीजिंग हो गया 1/e से इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू 1/e से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1/e। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, dy/dx यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ का शेप क्या हो जाएगा, ग्राफ का जो शेप है वो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो dy/dx है इस टाइप से, ये आप हो जाएगा x इक्वल टू 1/e, और यहाँ पे dy/dx जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे dy/dx जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, और ये पॉइंट x इक्वल टू 1/e है। तो 1/e में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी हम इंटरवल लेके चले यहाँ पे कि हमें देखना है अब यहाँ पे इंटरवल जो आपके पास जो स्टेटमेंट दिए हैं वो e और पाई में रिलेशन दिया है, तो हम e और पाई में रिलेशन ले लें। हमें मालूम है कि e जो है वो लेस देन पाई होगा, और e लेस देन पाई होगा, मतलब ये इंटरवल कहाँ मिलेगा, इस इंटरवल मिलेगा, ये 1/e से इन्फिनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे fx इज़ डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये e लेस देन पाई है तो fe मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ पाई हो जाएगा ये, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इफ़ x1 यदि x2 से लेस है और यदि fx इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका जो फंक्शन फॉर्म होगा, इसका जो ऑर्डिनेट होगा, ये आपका fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे, यदि x1 x2 से लेस है तो उसका जो ऑर्डिनेट होगा fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे e लेस देन पाई है तो fe ग्रेटर देन f पाई हो गया। अब fe का मतलब हो जाएगा ये 1/e की पावर 2e ग्रेटर देन 1/पाई की पावर 2 पाई। दोनों तरफ रूट ले लें, दोनों तरफ रूट लेंगे तो आएगा 1/e पावर e ग्रेटर देन 1/पाई की पावर पाई, यानी ये हो गया 1/e पावर e ग्रेटर देन 1/पाई की पावर पाई।
और यदि हम इसको रेसिप्रोकल में करें तो ये होगा ई पावर ई लेस देन पाई रेज टू पावर पाई। अब दोनों तरफ पावर लगा दें यहाँ पे, ई की पावर ई पावर 1/पाई ई लेस देन पाई पावर 1/पाई ई। तो यहाँ से ई और ई कैंसिल हो गए, तो ये हो गया ई 1/पाई लेस देन, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गए, पाई 1/ई। तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे, तो ई पाई जो होगा ये ग्रेटर देन पाई पावर ई हो जाएगा। तो भाई ये रिलेशन आ रहा है, देखें रिलेशन कहाँ है, ये ई की पावर पाई इज़ ग्रेटर देन पाई की पावर ई, और ये आ रहा है क्वेश्चन, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 10th का आंसर 3 होगा।